नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। माया मैडम इन दोनों नाराज हैं और मायावती की जगह कोई भी राजनेता होता तो वो इतना ही नाराज रहता। जो पार्टी कभी अपने दम पर पूरे उत्तर प्रदेश को हिला देती थी, जो एक कॉल पर लाखों लोगों की भीड़ जुटा लेती थी, वो पार्टी अब दयनीय हालत में है। लोग कहते हैं कि उस पार्टी की मुखिया की रणनीति ने तबाह कर दिया पार्टी को। लोग कहते हैं जो मनुवाद के खिलाफ संघर्ष करके पार्टी बनी थी, जो मनुवाद के खिलाफ लगातार एक अपनी बात कहती रहती थी, वो पार्टी अब ब्राह्मण समाज पार्टी बनकर रह गई है। और हार के बाद मायावती एक नया ट्रंप का कार्ड निकालती हैं और हमला बोलती हैं। इस बार उन्होंने बोला है हमला मुसलमानों पर और कहा है कि मुसलमान वोट एक मुश्त चले गए समाजवादी पार्टी में, इस कारण से वो नुकसान उठा गई और मुसलमानों को भी कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी को कोई रोक सकता है तो बहुजन समाज पार्टी रोक सकती है, ऐसी बातें वो पहले भी कहती रही। तो आज की परिचर्चा हम करेंगे कि दांव ब्राह्मणों पर लगाया और दोष मुसलमानों पर, मायावती का खेल क्या है। हम बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले छोटा सा अनुरोध आपसे। अगर आपको लगता है कि हम ईमानदार भरी पत्रकारिता करते हैं, चैनल बेवकूफ होकर अपनी बात कहता है, तो थोड़ी हमारी आर्थिक मदद करिए। इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और हम आपके आभारी रहेंगे। बातचीत की शुरुआत कराते हैं। आप खास पैनल से मुलाकात कराता हूँ। अरविंद कुमार सिंह जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम बड़े अखबारों के संपादक रह चुके हैं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने तमाम पुस्तकें लिखी हैं, राज्यसभा टीवी में रहे हैं और बहुत बड़ा नाम है देश की पत्रकारिता में। प्रबल प्रताप शाही जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं गोरखपुर से। तमाम जगह वो लिखते भी हैं और बहुत राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत अच्छी टिप्पणी करते हैं। अशोक कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं और लखनऊ से कमल महेंद्र जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बामसेफ आरएसएस का विकल्प हो सकता था, आपने बामसेफ का क्या किया? इसलिए कुल मिला करके आत्ममूल्यांकन आपकी राजनीति को बचाएगा। ये परोक्ष रूप से दूसरे पर दोष देना, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे अब वो अपनी गलती अपनी कमी को नहीं मानेंगे तो बहुत दूर तक राजनीति नहीं जाएगी। ये मेरी टिप्पणी संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक जी। जो मायावती जिस अटैकिंग मुद्रा में आई हैं, क्योंकि पंजाब में भी उन्होंने जो कुछ उम्मीद की थी वो हासिल नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के हालात खराब रहे। क्या ये जी सही स्ट्रेटेजी है और मुसलमानों में क्या संदेश दे पाएंगे इससे वो? देखिए संजय जी, पहली बात यह है कि मायावती के प्रति जो उदासीनता उनके वोटरों में है, ये अचानक से नहीं आई है। मायावती के वोटरों में जो उदासीनता आई है, जो आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मायावती जी मुसलमानों की बात कर रही हैं। मुसलमान उनके साथ खड़ा नजर आया, जो मजबूती से खड़े नजर आए। जब मायावती के साथ उनका कोर वोटर दलित ही उनसे भाग गया, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान भी उनसे बिछड़ गया। लेकिन दलित क्यों मायावती से भागा, उसके पीछे 3 बातें मैं बताऊंगा। पहला ये कि जो भाजपा प्रेम का आरोप जो मायावती के ऊपर लगा, वो एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर है कि जो एक ब्राह्मण प्रोमिनेंट पार्टी बनाने की जो कवायद शुरू हुई, वो भी एक फैक्टर है। और तीसरा, जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो लाभ योजना रही है, खासतौर पे वो दलितों को ज्यादा फायदा उससे मिला, तो वो भी एक फैक्टर रहा है कि मायावती इस गर्त तक पहुंची है। पहले हम बात करेंगे जो ब्राह्मण प्रोमिनेंट पार्टी बनाने की जो कवायद शुरू हुई, अयोध्या से इन्होंने शुरू किया, ब्राह्मण सम्मेलन किया, सतीश मिश्रा जी ने वहां से शुरू किया। इनको ये लगा कि नहीं, जो हमारा कोर वोटर है, जो दलित वोटर है इनका, वो तो इनके साथ इंटैक्ट खड़ा ही रहेगा। ब्राह्मणों का एक गठजोड़ अगर हम जोड़ लेंगे तो हम सरकार आसानी से बना लेंगे। इन्होंने जो इनके जो दलित वोटर है उनकी अनदेखी कर दी और उस अनदेखी का यही रिजल्ट रहा कि दलित इनसे बिछड़ गया। और दलितों का जो कंट्रीब्यूशन रहा मायावती के साथ, वो लगभग 28% ही रहा, बाकी का सपा के साथ चला गया। सबसे ज्यादा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। अब हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्रेम का जो आरोप मायावती के पास लगा, वो यूं ही नहीं लगा। 2020 का जो एक वक्तव्य था मायावती जी का, भले ही वो एक किसी कैंडिडेट के लिए ही रहा हो, उन्होंने एक वक्तव्य मीडिया के सामने दिया था कि अगर हम हारेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे और सपा के कैंडिडेट को हराएंगे। भले ही वो 2020 में वक्तव्य दिया गया हो, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के हमेशा पेश किया गया। 2022 में भी उसको पेश किया गया और बड़ा बुरा संदेश मायावती के प्रति गया। वो तब की बात रही।
अब 2022 का चुनाव हो गया, 2022 का चुनाव होने के बाद सरकार भी बीजेपी की बन गई, लेकिन मायावती जो आज भी कटाक्ष कर रही हैं, जो सवाल पूछ रही हैं, वो अखिलेश यादव से पूछ रही हैं। अखिलेश यादव के ऊपर वो अटैकिंग मोड में है। उन्होंने अभी 22 तारीख को भी उन्होंने लिखा था कि यूपी में अब अंबेडकरवादी अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो संस्थान थे, जो उनकी जो योजनाएं थी, उनका नाम बदला था। अखिलेश यादव से वो सवाल पूछ रही हैं। आज भी उन्होंने एक कोट किया है कि सतीश महाना जी जो अभी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने बोला कि सतीश महाना कई बार विदेश भ्रमण गए और उस बात का जिक्र करके अखिलेश यादव अपनी कमियों को छिपाना चाह रहे हैं। तो सवाल तो सर ये समझ में आते हैं ना कि मायावती के ऊपर जो आरोप लग रहा है भाजपा प्रेम का, वो तो खुद मोहर लगा दे रही है कि आप सवाल जो सत्ता से पूछना चाहिए, आप विपक्ष के नेताओं से आप क्यों पूछ रही हैं, अखिलेश यादव से आप पूछ रही हैं। मुद्दे तो तमाम है ना। आज महंगाई फिर से जो है कि चरम सीमा पे आ रही है और फिर से सुर्खियों में आ रही है। स्कूलों में जिस तरीके से फीस बढ़ोतरी हुई है, वो भी एक मुद्दा आम जनमानस में है। तो क्या मायावती जी के पास ऐसे मुद्दे नहीं है क्या? मायावती के पास इस बहस करने के लिए समय नहीं है क्या? लेकिन वो बहस नहीं करना चाहती हैं। तो ये कारण रहा है कि दलित अब आ गया इनके पास 28% जो कंट्रीब्यूशन दलितों का है वो इनके पास आ गया, 45% भाजपा के साथ चला गया, 21% अखिलेश यादव के साथ चला गया। मुसलमान भी इनसे इसीलिए भाग गया। जब दलित इनके साथ इंटैक्ट होकर नहीं खड़ा है संजय जी, तो मुसलमानों को भी लग रहा है कि हम अपना वोट क्यों हम यहाँ पे जाया करें, हम भी जाके अखिलेश यादव के साथ खड़े हो जाते हैं। यही रहा कि अखिलेश यादव के साथ मुसलमान जाके खड़ा हो गया। ऐसा तो है नहीं कि वोटर जो है मुसलमान वो कांग्रेस का भी था, मायावती का भी था, लेकिन वो मायावती से बिछड़ गया, चूंकि उसके लिए उन्होंने कोई संदेश ना तो संदेश दिया और ना ही इन 5 सालों में उन्होंने कोई संघर्ष किया, इसलिए बिछड़ गया। अब मुस्लिम 7% वोट, मायावती को 7% वोट मिला मुसलमानों का। अब ये समझ लीजिए, तो कहां जीत जाएंगी मायावती? हाँ गर्त बिल्कुल में ठीक तो कह रहे जाना हैं ही अशोक जाना जी। है। हाँ अशोक जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुद्दों पे सीधा अखिलेश पे हमला करना बता रहा है कि क्या संदेश दे रहा है। जी प्रबल जी, आप भी राजनीति को बहुत करीब से देखते रहते हैं, तमाम सक्रियता आपकी बनी रहती है। मायावती की ये स्ट्रेटेजी की मुसलमानों पे अपनी हार का ठीकरा फोड़ दो, क्या कामयाब होगी? अगली बार मुसलमान वोट, चूंकि 2 साल बाद ही पार्लियामेंट का चुनाव है, क्या मुसलमान वोट मिल जाएंगे मायावती को? क्या लगता है आपको? मुसलमान वोट क्यों करे मायावती को? पहला सवाल। या बहुजन पार्टी के जो कोर वोटर है दलित ही क्यों वोट करे मायावती को? प्राइवेटाइजेशन जब से हो रहा है, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, एक अघोषित तरीके से आरक्षण को समाप्त करने की पूरी साजिश रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा। उस पर मायावती का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिएगा। क्या मायावती खड़ी हो गई हो? 2 दिन लगातार ट्रेड यूनियंस आंदोलन थी, लेबर कोड बिल के खिलाफ और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। मायावती का कहीं कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए आप। जिससे फायदा होने वाला है दलित समाज का, वहां पर मायावती कहीं स्टैंड नहीं करती। पूरे 5 साल तक दलितों के ऊपर अत्याचार होता रहा, चाहे वो हाथरस में हो, चाहे वो आजमगढ़ में हो, चाहे बांदा में हो। मायावती कहीं निकली अपने घर से? कहीं नहीं निकली। या सीएनआरसी में या मुसलमानों के ऊपर जितने भी आक्रमण हुए इस सरकार के द्वारा, कहीं मायावती निकली? नहीं निकली। तो मायावती किस आधार पर वोट मांगना चाह रही? मायावती फरसा पकड़नी, त्रिशूल पकड़नी, तो त्रिशूल वालों से जाके बोले ना, उनसे वोट ले। मेरा दलित कैडरों से बात हुई कुछ से, उन्होंने कहा कि साहब हम मायावती को वोट क्यों करें? मायावती जब ब्राह्मणों को ही अपना सिरमौर बना रही तो ब्राह्मणों से वोट ले। अब ब्राह्मणों ने वोट नहीं किया उनको, तो ब्राह्मणों को क्यों नहीं गाली दे रही? ये भूल जाए मायावती और अखिलेश यादव कि उनको ब्राह्मण कभी वोट करेंगे। ये भूल जाएं। अगर ये भूल जाएंगी तब जाके राजनीति कर सकती हैं, क्योंकि आरएसएस जो है वो ब्राह्मणवादी संगठन है, मनुवादी संगठन है। ब्राह्मणों को वहां दिखता है कि अपना राज वहां पर है। ये तो उनको, चाहे वो योगी हो चाहे वो मोदी हो, उनको बता दिया गया है। देखा था आपने ब्राह्मणों में कितना ज्यादा गुस्सा था, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि देखो ये लोग तो बस कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, लेकिन असली सत्ता जो चलती वो ब्राह्मण चलाते हैं, वो चित पावन ब्राह्मण चलाते हैं, वो हम चलाते हैं। इसलिए तुम्हारा रहना हमारे साथ जरूरी। इसलिए 89% से 90% वोट आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों ने। मायावती की हिम्मत हो, सतीश मिश्रा को निकाल के दिखा दे अपनी पार्टी से।
आज जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो सोनेलाल पटेल का कमेरा हो, चाहे अनुप्रिया पटेल उधर हो चाहे इधर हो, चाहे वो महान दल हो, जितने भी मायावती से निकले हुए लोग हैं या बहुजन समाज पार्टी से निकले लोग हैं, आज कहीं ना कहीं वो पॉकेट्स में काम कर रहे हैं। और 2018 से भारतीय जनता पार्टी जब उपचुनाव हारी है 2 लोकसभा की, उसने इसी बहुजन आंदोलन के समूहों पर काम किया है। उसने दलितों से माइनस जाटव जितने भी दलित रहे उनके बीच जाना, उनको लाभार्थी योजना से जोड़ना और उनके बीच में काम करना। आपको मालूम है 2018 से लेकर 19 के लोकसभा तक दलितों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से और महादलितों से भारतीय जनता पार्टी 5 बार संपर्क कर चुकी। कोई दूसरी पार्टी संपर्क की नहीं किया। आज भी वो संपर्क कर रहे हैं, आज भी वो संपर्क कर रहे हैं। और यहां पर क्या हो रहा है, मायावती अखिलेश से लड़ रही हैं और अखिलेश अपने चाचा से लड़ रहे हैं। ऐसे होगा राजनीति। अपने ही चाचा से आप लड़ोगे, आप अखिलेश पर हमला करोगे। अरे हमला करना है तो बहुजन समाज पार्टी को, समाजवादी पार्टी को हमला करना है तो इनको हमला करना चाहिए भाजपा के ऊपर। वहां पे ममता बनर्जी हैं, वो कांग्रेस पर हमला कर रही हैं। सब कांग्रेस को, और एक पीके साहब हैं, वो कांग्रेस को ही खत्म करने पे हमेशा वक्तव्य देते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए, उनके खिलाफ लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। कोई अच्छी बात करेगा तो उसके खिलाफ यही विपक्षी दल आपस में लड़ेंगे। तो संदेश क्या जा रहा है, जब आपके अंदर एक बदलाव की भूख ही नहीं है। 1993, 94, 95 में जब गठबंधन बना और कितना बड़ा नारा था, जब जय श्री राम आंदोलन, जब श्री राम आंदोलन चल रहा था, उस समय एक ऐतिहासिक नारा दिया गया, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। एक हिंदू सेंटिमेंट जागा हुआ था, उस हिंदू सेंटिमेंट्स के खिलाफ इतना बड़ा नारा दिया गया और उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कितने करीने से किया। और मायावती जी उसमें करती जा रही, अपने घर में बैठी हुई है और वहीं से बयानबाजी, रोज ट्वीट। और मैं तो बस, मुझे एक चीज मुझे दिखा है अच्छा चीज कि बस अखिलेश यादव ने लीडर ऑपोजिशन बन गए हैं। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपका संदेश लोग सुनते हैं कि अपने अगल बगल के जो लैपटॉप गैंग है उससे बाहर निकलिए। दुनिया बहुत बड़ी है। आप कार्यकर्ता अपने नेता से मिलना चाहता है, अपना नया शब्द निकाल रहा है, नया शब्द निकाल रहा है। कांग्रेस में आजकल चल रहा है कि प्रियंका गांधी के नौकर, और आप निकाल रहा है अखिलेश यादव का लैपटॉप गैंग। जी लैपटॉप गैंग है। वो लैपटॉप लेकर बता देते हैं यहाँ से ये समीकरण जुड़ गया, यहाँ पे ये समीकरण जुड़ गया। वही हर पार्टियों में। ये पीके जैसे लोगों ने यही किया है आकर। और ये पीके जैसे लोग जब तक इस देश के अंदर राजनीति में विपक्षी दलों के बड़े एडवाइजर बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, इतना समझ लीजिए। ये लोग कोई और नहीं, ये इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स के लोग हैं, ये इंडियन कॉर्पोरेट्स के लोग हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एजेंट्स हैं। इनका सारा काम हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र को समाप्त करना है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है पीके जैसे लोग। ये यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। ये समझ लीजिए आप, ये ऐतिहासिक, ये बहुत बड़ी साजिश है। इसको अगर हम आज नहीं समझेंगे, आज नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोल सकते। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। रविकांत जी, ये जो एक बात कही प्रबल जी ने कि सबके सब लोग बीजेपी से कोई लड़ना नहीं चाहता, हिम्मत किसमें है? आप देखिए 5 राज्यों के नतीजे खत्म हुए, प्रधानमंत्री अगले दिन गुजरात में थे। कोई और नेता होता तो 8 दिन छुट्टी मनाता, 10 दिन बाद सो के उठता। आप कितनी भी आलोचना करिए, लेकिन वो पार्टी 24 घंटे काम कर रही है। आप केवल ख्याल करते रहिए कि पीके ने ये कर दिया और मायावती ने कर दिया, अखिलेश नाराज हो गए। वो मानता रविकांत जी दिख किसमें रहा है? मायावती जी केवल बयान जारी कर रही हैं, सतीश मिश्रा जी बैंड में शंख बजा रहे हैं। कहीं कोई लड़ता हुआ दिख रहा है कहीं? मुझे लगता है कि मायावती जी अपने को सक्रिय दिखाने के लिए वो कभी कांग्रेस पर प्रहार करती हैं, कभी सपा पे करती हैं। अदरवाइज उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहता। अगर ये पार्टियां नहीं होती तो वो खामोश बैठी होती। तो अच्छा है, कम से कम उनको कुछ मिला हुआ है और वो अपने आप को एक्टिव रखे हुए हैं। खैर, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की बात है वो ठीक है, निश्चित रूप से उसमें लड़ने का बहुत मादा है और बराबर वो चुनावी मोड में रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी है, केंद्र सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, वगैरह वगैरह। अब ऐसी पार्टी से हम लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि जब वो सरकार में हो तो कम से कम काम करे। नरेंद्र मोदी की इस मामले में मैं तारीफ नहीं करना चाहता कि एक चुनाव बीता और दूसरे चुनाव
को का श्री गणेश करने के लिए वो पहुंच गए वहां पे। नरेंद्र मोदी को ठीक है 2-4-10 रैली हो सकती है कि आप करें पार्टी का होने के नाते, लेकिन आपको सरकार में है तो आपको वो काम करना चाहिए। अब सरकार का कौन सा काम हो रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आया कि पिछले 8 साल में एक आपने जीएसटी को लागू किया, एक आपने नोटबंदी लागू की, फिर अभी सेंट्रल विस्टा बन रहा है, कोरोना के बीच में वो जो हुआ वो सबने देखा। तो सरकारी जो कामकाज है अब केवल वही रह गया कि 5 किलो अनाज लोगों तक दिखिए, यही काम बचा है। कौन से संस्थानों का निर्माण हुआ है? रविकांत जी काम तो और हो रहा है, आपका रोज 80 पैसे पेट्रोल बढ़ रहा है। हाँ, तो ये जरूर काम हो रहा है। अब ये इतनी यात्राएं होंगी, या उत्तर प्रदेश में वो बड़े से स्टेडियम में शपथ ग्रहण हुआ, माने बीजेपी के पहले कभी आपने देखा था क्या कि इस तरह का शपथ ग्रहण हो? और जो लोग जेएनयू में डीयू में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जो रुदन करते थे कि साहब देखिए टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है क्योंकि विद्यार्थी 30 साल तक पढ़ रहा है, अब उन टैक्स पेयर को ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ करोड़ों रुपया, अब वो कितना करोड़ होगा मैं नहीं कह सकता, करोड़ों रुपया आपने खर्च कर दिया एक शपथ ग्रहण के लिए, और उसमें भी जिस तरह की ब्रांडिंग रोज हो रही है, और फिर गुजरात में जाकर के हो रहा है, ये किस पैसे से हो रहा है? संजय जी आप बता सकते हैं क्या कि ये पार्टी का चंदा है, पार्टी फंड से खर्च हो रहा है गुजरात में जो हुआ है, या सरकारी फंड से हो रहा है? मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं, ऑब्वियस है वो सरकारी खर्चा होगा। सरकारी खर्चा तो किसके जेब से जा रहा है? आपने मिडिल क्लास का जो दमन किया है सरकार ने, और उसमें वो उनके समर्थक भी आते हैं। आपने मुख्य मुद्दा नहीं पूछा, पैसा तो सरकारी है, ये पूछिए वेंडर कौन है, ठेकेदार कौन है पैसे तो ज्यादा बड़ी बात निकलेगी आपको। ठीक है, और उसी गुजरात से कितने सारे लोग फरार हो गए। मतलब ये कितना बड़ा घोटाला वहां पे, और पूरे तरीके से लूट चल रही है। और गुज्जू भाई इस मामले में बहुत अव्वल हैं कि बड़े आराम से बैठ करके करते हैं, और जब चाहे तब अपना फुर्र हो जाते हैं। फिर इधर बैठ करके साहब ईमानदारी और इसका ढोंग रचाया जाता है कि देखिए हमने यहाँ रेड मार दी, वहां रेड मार दी, मायावती को आपने डराया हुआ है, ममता बनर्जी के भतीजे पर ही। तो ये जो हो रहा है खुल्लम खुल्ला, वो लोगों के मन को विकृत करके वो आप जो कर रहे हैं वो कतई ठीक नहीं है। विपक्ष का काम है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ शाही जी की बात से, बस कंप्लीट कर रहा हूँ कि वो आपस में लड़ रहे हैं, उनको नहीं लड़ना चाहिए। निश्चित रूप से सत्ता में जो होता है उसको क्रिटिसाइज करने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है, पत्रकारिता की भी होती है, लेकिन सरकार को भी तो अपना काम करना चाहिए। जो बोले वही गया अंदर, ये थोड़ी ना होता है, ये डेमोक्रेसी नहीं है ना साहब। बिल्कुल ठीक बात है। 8 बजे हम लोग रूटीन अड्डा पे इसी चैनल पे इसी शो में बात करेंगे कि क्या शरद पवार अभी भी दिल्ली की दौड़ में है। अनिल जी छोटा सा कमेंट आप करे लो, फिर अंत में लक्ष्मण यादव जी की बात जी बताएं। अनिल जी ये पूरी परिचर्चा सुन ली आपने जी, इतनी भी आलोचना कर लो, बीजेपी की सरकार तो वही बनाती है। नहीं देखिए, अभी रविकांत जी कह रहे थे कि उन्होंने करोड़ों रुपया उस पर शपथ ग्रहण पे खर्च कर दिया, तेल के रेट बढ़ रहे हैं। जब कोई मान्य, देखिए लोकतंत्र में वोट निर्धारित करती है, वो चुनाव जीते हैं और जीत जाए जो लोकतंत्र में वही राजा है, वो कर रहे हैं, जनता उसको मानती नहीं है, इस बात को गलत है। मुद्दे पहले बेरोजगारी थे, महंगाई थी, लेकिन जनता ने इन मुद्दों को माना नहीं। इन मुद्दों पर हावी रहा है कानून व्यवस्था को लेकर परसेप्शन, इन मुद्दों पर हावी रहा है हिंदुत्व, इन मुद्दों पर हावी रहा है सुशासन, जिसका वो प्रचार कर किया है। उस प्रचार को जनता ने सही माना, उनको मौका दे दिया। तो मेरी राय में अभी कुछ दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उनको मौका दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही उन पर कोई समीक्षा की, क्योंकि जनता का फैसला लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है। विपक्ष के नेताओं को, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो या अन्य हो, इनको चिंतन करना चाहिए। अखिलेश जी को शिवपाल जी के खिलाफ फैसला करने के, और शिवपाल जी और धर्मेंद्र जी भाजपा में जाने की बात करें, इस पर चिंतन करना चाहिए। जब इकट्ठा होगा
तो वो मेहनत करेंगे। अब अगर मेहनत करनी है 2024 की, तो जनता के बीच जाना होगा हर नेता को, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे प्रियंका जी हो। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, दिल्ली से बैठे नहीं लड़ेगी, उसको हर जगह लड़ना होगा। एक छोटा सा उदाहरण है संजय भाई, एटा में उदयवीर सिंह जी गए, वहां पहले दिन उनके साथ बदतमीजी हुई। उदयवीर सिंह जी 5 साल से एमएलसी थे, एमएलसी सत्ता के एमएलसी थे। सत्ता के एमएलसी को पर्याप्त अवसर होता है अपने क्षेत्र में जनता से अपना संपर्क बढ़ाने का, विकास कराने का। उनके साथ बदतमीजी हुई, कोई एक आदमी सड़क पर उतर के नहीं आया। अगले दिन फिर दोबारा मार पिटाई हुई, कुर्ता फटा। चिंतन विपक्ष को यह करना चाहिए कि यदि आपके साथ कुछ घटना हो रही है तो जनता आपके साथ क्यों नहीं आ रही। मेरा दावा है कि जिस नेता के पीछे 5,000 10,000 की भीड़ होती है वो अपने आप में ताकतवर होता है, कोई डीएमएसपी उस पर लाठी नहीं बजा सकता। और राकेश टिकैत इसका बड़ा उदाहरण है। इस देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ 13 महीने वो बैठे रहे। एक समय में 50 आदमी उनके धरने पे होते थे, पर यह था कि 1 घंटे में 15,000 आदमी वहां पहुंच जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी को भी उनके धरने के से माफी मांगनी पड़ी, हटाने का फैसला नहीं कर पाए। कल मुजफ्फरनगर में एपिसोड हुआ, राकेश टिकैत कोतवाली में धरने पर बैठ गए, शाम तक अफसरों ने फैसला कर लिया। अब विपक्ष के राजनेताओं को अगर राजनीति करनी होगी संजय जी, तो सीधे सीधे जनता के बीच जुड़ना होगा, उनके सुख दुख में खड़ा होना होगा, संघर्ष करना होगा। और संघर्ष होगा, नेता के साथ जनता होगी, तो माफ करना, कोई फांसी नहीं चढ़ा रहा नेता को। लोकतंत्र में जिसके साथ भीड़ होती है, मेरा दावा है उसमें कोई लाठी नहीं बसाता। लेकिन ये जो नेता हैं, जो फर्जी वाले नेता हैं, जो केवल अभी प्रबल प्रताप जी ने बहुत अच्छा नाम उनका दिया है, लैपटॉप गैंग। लैपटॉप से राजनीति नहीं होगी, राजनीति होगी सड़क पर, राजनीति होगी सहज उपलब्धता पर, संवाद से, और वो उसका अभाव है। विपक्ष को इस पर चिंतन करना होगा। जब तक नहीं करेंगे, भाजपा के लोग लाभार्थी के रूप में 3-3 4-4 बार उनसे लगातार संवाद कर चुके, अब 24 के लिए हो गया, उनसे टक्कर लेना बहुत आसान नहीं है। इस पर चिंतन करना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर लक्ष्मण जी से अंतिम कमेंट लूं, उससे पहले एक बड़ी खबर ये है कि आज 1 हफ्ता हुआ नहीं योगी सरकार के लिए, और बड़ा अपशकुन सा हो गया कि एक पेपर लीक हो गया 12वीं की अंग्रेजी का, और पिछले सारे पेपर याद आ गए लोगों को कि कब कब लीक हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि बलिया के डीआईएस को सस्पेंड किया था, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। 12 लोग और गिरफ्तार कर दिए गए हैं, और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ने बड़े अफसरों की बैठक बुलाई है। तो किसी भी सरकार के लिए लज्जाजनक बात है कि 1 हफ्ते के अंदर 5 लाख बच्चे बैठे थे उसमें, और पेपर लीक हो जाए। लक्ष्मण जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूँ, और मैं भविष्य के लिए भी बताना चाहता हूँ कि आपसे जब आखिरी कमेंट पूछता हूँ तो मुझे याद आता है कि आपके मुंह से कुछ मैं कबीर का या किसी की कोई 2 लाइनें सुनता हूँ तो मुझे डिबेट समापन करने में एकदम आनंद आ जाता है। तो मैं अगली बार से आपसे समाप्त तभी करूंगा जब आप मुझे कुछ सुनाएंगे। जी, आज की डिबेट कर जी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरूं, लेकिन अभी जो ये पेपर लीक वाली बात करके आपने जो है वो कर दिया, आप इसको नकारात्मक ले रहे हैं, मैं तो सकारात्मक ले रहा हूं कि अभी भी उत्तर प्रदेश में एग्जाम तो हो रहा है ना, पेपर तो हो रहा है ना। अभी वो दिन नहीं आया कि बिना पेपर दिए भी रिजल्ट आने लगे। वो लेटरल एंट्री आ रही है, वो यूपीएससी में भी आई है, वो हमारे यहाँ प्रोफेसर भी अब लेटरल एंट्री से बनेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे काम भी हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप तारीफ क्यों नहीं करते, तो मैं कर रहा हूँ तारीफ कि अब कोई एग्जाम की जरूरत नहीं, डिग्री की जरूरत नहीं, और उत्तर प्रदेश में अभी भी एग्जाम हो रहा है, इसको आप बड़ा माने। अच्छा, आखिरी 1-2 छोटी छोटी टिप्पणी कर दूं संजय जी, चूंकि विषय आज का है। मेरा कहना यह है कि बीजेपी से तुलना करने का अर्थ ये कतई नहीं होता कि हम अपनी कमियों को नहीं देखना चाहते। ये राजनीतिक दलों के लिए मैं कह रहा हूं कि ठीक बात है कि बीजेपी जिस भी भूमिका में है वो कोई भी काम बड़े लेवल पर कर लेगी। मसलन एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, चंदा एक ऐसी चीज होती है जिससे पार्टी चलती है। अगर प्रत्यक्ष रूप से सही माध्यम से चंदा नहीं आएगा तो आप कहीं ना कहीं गलत रास्ता अख्तियार करेंगे, तब भी फंसेंगे। अगर आप पार्टी चलाने के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे कि बाद में कोई चंदा न दे आपको, तो आप फंसेंगे कि 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तब जब्त हुई जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, और इसी चुनाव के बाद 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त हो गई है बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो बहन जी के छोटे भाई हैं, छोटे या बड़े मुझे नहीं पता, लेकिन भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई। तो कई बार ये भी विचार करना होगा कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तब भी बीजेपी आपको नहीं छोड़ रही है।
नहीं मैं छोड़ा। ये नहीं कह रहा हूं कि कोई साथ दे रहा है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी तो आपके पैसा जब्त हो जा रहा है। तो एक थोड़ा सा साहस दिखाइए ना। यही मैं एक टिप्पणी कर दूं संजय जी की, इन पार्टियों क्षेत्रीय दलों के पास समस्या ये होती है, चुनौती ये है कि आपके पास पैसा आएगा कहां से, और जो सरकार में होता है उसको पैसे के लिए सोचना नहीं होता है। तो एक तो ये वो मीडिया भी उनका साथ होता है, वो करोड़ों रुपए का पैसा खर्च करके पार्टी का संगठन का काम भी कर लेते हैं। पैसा जुटाना नहीं है तो नेता जमीन पर काम कर रहा है, मेहनती तो वो लोग हैं, बीजेपी के लोग मेहनत कर रहे हैं। एक पक्ष इसका ही है। दूसरा पक्ष ये है कि अगर आपकी पार्टी के पास पैसा नहीं है, अगर आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है, तो विपक्ष में होने के बाद आप सक्रिय राजनीति में तभी काम करेंगे जब दो काम करेंगे। पहला और सबसे प्रमुख कि आप जनता के बीच जाएं, उनको भरोसा दिलाएं कि आप उनकी आवाज हैं, आप उनके मुद्दों पर सड़क पर लड़ते हुए नजर आए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री हो सकती थी, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन आपने वह काम छोड़ दिया जिसके रास्ते आप प्रधानमंत्री बन सकते थे। और कितना अच्छा होता है इस देश में आप प्रधानमंत्री बनती। मान्यवर कांशीराम का सपना था कि राष्ट्रपति मुझे क्या बनाओगे, बनाना तो प्रधानमंत्री बनाओ, और लोग अफवाह उड़ाते हैं कि आप राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो ये आपके कद को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप डरे भी तो भी आपको बीजेपी ने माफ नहीं किया, आप उनके साथ खड़े रहे तब भी बीजेपी ने आपको माफ नहीं किया। तो अब तो आपकी जमीन खो गई, आप जनता से दूर हो गए, आप उनकी लड़ाई। और आखिरी मैं ठीक बात कह रहा हूं कि ब्राह्मण वोट कितना दे रहा है ये बात छोड़िए, ये सपा और बसपा के अपने कोर वोटर कहां चले गए, ये भी इन पार्टियों को विश्लेषण करना होगा। आप भरोसा नहीं पैदा कर पा रहे कि आप उनकी आवाज है। सड़क, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। अब देखते हैं ये जो लोकसभा का पद छोड़ करके अखिलेश जी गए हैं, मुझे अभी भरोसा बहुत नहीं है कि वो सुकून भरी जिंदगी छोड़ करके सड़कों पर संघर्ष करेंगे। मगर अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो अपना राजनीतिक भविष्य नहीं बचा पाएंगे, लड़ना पड़ेगा। और उसी में चूंकि आज आप बोल रहे हैं, वसीम मराठी का एक शेर जोड़ देता हूं कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना बन जाऊंगा, तुझको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा बन जाऊंगा, मैं कैसे बड़ा बन जाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। को बड़ा बनना है तो संजय जी मैं जल्दी छोटी सी टिप्पणी करूंगा। जी मैं छोटी सी टिप्पणी कि कहीं मायावती जी की स्क्रिप्ट कहीं ईडी तो नहीं लिख रही, बस में इतना ही कहना। चलिए, शुक्रिया प्रबल जी, अशोक जी, अनिल जी, लक्ष्मण जी, आपका अपना कीमती समय देने के लिए। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और हम बात कर रहे थे कि मायावती किस तरह मुस्लिमों पे हमला कर रही हैं, आखिर उसकी रणनीति क्या है। मुझे यकीन है आपको परिचर्चा पसंद आई होगी। बने रहिए 4 PM के साथ, सब्सक्राइब करिएगा। यही चैनल है जो ईमानदारी भरी खबरें आप तक पहुंचाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने।